हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स मालूम होने चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हम पहले इन चारों टर्म्स को समझेंगे। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक टावर बनाया है। आप अज्यूम कीजिए ये एक टावर है और ये है इसका ग्राउंड लेवल, ठीक है। टावर किसी ग्राउंड पे खड़ा है और ये है उसका ग्राउंड लेवल। अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है और इस टावर को देखता है, इस टावर के टॉप को देखता है, ठीक है। तो ये इसकी आंख से इस टावर के टॉप पर जहां वो देख रहा है, जो लाइन बनेगी, इसकी आंख से इस टावर के टॉप पर जहां ये देख रहा है, वो जो लाइन बनेगी उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये टावर के हाइट को देख रहा है, यानी सर ऊपर करके देख रहा होगा ये, ठीक है। तो जब ये इसका सर जब नॉर्मल कंडीशन में है तो इसकी आंख से जो सीधी एक रेखा बन रही होगी, ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों को पहले पढ़ा, हम फिर से उसको एक बार समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये टावर के टॉप को देख रहा है, तो इसकी आंख से लेकर टावर के टॉप के बीच में जो सीधी रेखा बनेगी उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लेकिन यह व्यक्ति जब इस टावर के टॉप को देख रहा है तो सर ऊपर करके ये देख रहा होगा। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में रहे और ऊपर करके ना देखे नॉर्मल कंडीशन में, तो इसकी आंख से जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वो होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसकी आंख पर हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये एलिवेशन नाम क्यों है? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है, हाइट। तो क्योंकि ये सर ऊपर कर कर देख रहा है और ये एंगल जो बना वो इस आंख को ऊपर करके देखने से बना, इसीलिए ये एंगल बना। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल लेवल को पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए हम एक और फिगर पर देखते हैं। हमने ये देखा कि ये इसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये टावर जिस पे खड़ा है ये उसका ग्राउंड लेवल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बालकनी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस बॉल को देख रहा है ना। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस बॉल को देख रहा है, तो ये इसकी आंख से लेकर के इस वस्तु, ये जो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। ये हमने पहले ही पढ़ा। ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। ये वस्तु को जो ये व्यक्ति ऊंचाई से खड़े होकर नीचे असर करके देख रहा है, तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। लेकिन आप देखिएगा कि जब ये वस्तु को देख रहा है तो ये सर तो नीचे किया होगा, ठीक है। तो जब इस नॉर्मल कंडीशन में इसका सर हो तो इसकी आंख से जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। हमने इस फिगर में देखा था जो कि जब ये व्यक्ति सर ऊपर करके देखता था तो जहां पर देखता था वहां से लेकर के इसके आंख के बीच की दूरी लाइन ऑफ साइट होती थी। उसी प्रकार यहां पर देखिए कि जब ये व्यक्ति किसी हाइट पे खड़ा है और ऊपर खड़े होकर सर नीचे करके किसी चीज को देखता है तो ये उसकी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है।
फिर हॉरिजेंटल लेवल क्या होता था? हॉरिजेंटल लेवल होता था कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में हो, सर ऊपर करके नहीं देख रहा हो, जब ये नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हो तो उसकी आंख से जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो होगी हॉरिजेंटल लेवल। उसी प्रकार यहाँ पर जब ये व्यक्ति हाइट पे खड़ा है तो सर जब नॉर्मल कंडीशन में रखे, नीचे झुकाकर ना देखे, तो उस वक्त जो इसकी लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो होगा हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, तो अब हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच हमारा क्या बनता था? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम अब एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सर झुकाकर नीचे की ओर देख रहा है, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता? झुकाव, गिरावट, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो सर को झुकाकर वस्तु को देख रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और एक चीज, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, चाहे वो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो एंगल ऑफ डिप्रेशन का या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन का हॉरिजॉन्टल लेवल हो, ये हमेशा ग्राउंड से पैरेलल होता है। ठीक है, ये हमेशा ही ग्राउंड से पैरेलल, आप ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं बना सकते इंक्लाइंड वे में, ये हमेशा स्ट्रेट ही होगा और हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा वो ग्राउंड या जो नीचे होता है उससे, नीचे जो लाइन होती है उससे हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल जो क्या है वह नीचे वाली ग्राउंड से पैरेलल है। हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो एक रोप पर क्लाइंब करता है और वो जो रोप है, जो रस्सी है, वो किसी पोल के टॉप से ग्राउंड पर टाई की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए वो एक पोल है जिस पर वो रस्सी टाई की हुई है, उसके टॉप से, तो ये रस्सी है और ग्राउंड पर ये स्ट्रेच्ड है। ठीक है, और दिया हुआ है कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये जो रस्सी है इसका ग्राउंड से कितना डिग्री पे एंगल बन रहा है? 30 डिग्री पे। और इस रस्सी की जो लंबाई दी हुई है वो दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम कि एक फिगर है ABC। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो ये पोल है AB और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो इसके हाइट को हम लिखते हैं H। सबसे पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हेयर लेंथ ऑफ रोप की लेंथ क्या है? AC, वो हमें दिया हुआ है 20 मीटर। दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। इसको सबसे पहले इसमें देखेंगे, इस फिगर में हम देखते हैं कि ये जो हमें हाइट फाइंड करनी है और ये जो हमें दिया हुआ है एंगल वो 30 डिग्री का है, और ये जो AC दिया हुआ है 20 मीटर, जो रोप की लेंथ दी हुई है 20 मीटर, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये क्या है? ये एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है? हाइपोटेनस है। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है, आपको एंगल दिया हुआ है और आपको निकालना है पोल की हाइट। और इस फिगर के लिए ये क्या है? ये हाइट क्या है? इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब लगाएंगे तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जो हमारा आंसर आ जाए। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हम यहाँ पर देखेंगे साइन के लिए हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या पढ़ा था?
बेस बाय हाइपोटेनस, और tan के लिए क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यही इसका ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है tan का, कॉट के लिए, कॉस का हो जाता है सेक के लिए, और साइन का हो जाता है कॉसेक के लिए। ठीक है, ये मैंने एक्सरसाइज 8.3 या 8.2 को ही सॉल्व करने के लिए बताया था। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ें तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे हम पढ़ते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो हाइपोटेनस हम देखेंगे कि इन तीनों में हाइपोटेनस किन में आ रहा है, तो हाइपोटेनस साइन और कॉस में आ रहा है, यानी कि हमें tan को यूज करने की जरूरत नहीं है, tan ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब साइन एंड कॉस में हम देखेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर साइन में आता है या कॉस में, तो साइन में। तो हमें ये पता चल जाता है कि साइन और कॉस में से हमें साइन को यूज करना है, तब हम इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन की वैल्यू यहाँ पर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, इसीलिए हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, AC। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ठीक है, अब हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज को भी पढ़ा था और याद करने की ट्रिक भी सीखी थी। ठीक है, उसमें हमने देखा था साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं और सारे वैल्यूज को एक बार में ही याद कर सकते हैं। वहां पर मैंने याद करने के कुछ इजी ट्रिक्स भी दिए हैं, आप चाहे तो उससे एक बार में ही सारे वैल्यूज को याद कर पाएंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, H, एंड AC कितना दिया हुआ है, 20। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। कैसे, हम 20 को उठाकर उस तरफ ले गए और ये हाइट हो गया, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा H इज इक्वल टू 20/2 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 से इसे 10 टाइम्स में काट देंगे तो H आ गया हमारा 10 मीटर, ये हमारा आंसर। तो देयरफॉर हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है A tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है कि यहाँ पर एक पेड़ था और ये पेड़ जो है वो स्टॉर्म आंधी की वजह से टूट जाता है और बेंड हो जाता है, झुक जाता है और ग्राउंड को टच करता है 30 डिग्री पे। तो मान लीजिए ये पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है, और ये टूट कर ग्राउंड को टच कर रहा है और एंगल ड्रॉ कर रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. तो ये ग्राउंड पर जहां पर ट्री का फुट है, ये ट्री है, इसका फुट ये है, और जहां पर ये टूट गया पेड़ ना, तो ये ऐसे पेड़ था और ये इस तरह से टूट गया है। ठीक है, तो ये ऐसे झुक गया, तो इसका टॉप जो क्या है वो यहाँ आकर ग्राउंड को टच कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 8 मीटर और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट क्या है, ये पूरी हाइट ट्री की है। और अब इस फिगर के लिए हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो टूट कर बेंड हो गया है और इधर गिर गया है,
तो हमारा जो ये टोटल हाइट है वो उसका आधा पार्ट तो इधर गिर गया है। तो ये अगर मान लीजिए x है और इसे हम मान लेते हैं y, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ट्री होगा x प्लस वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेना पड़ेगा पहले जिसमें एक बार ये x की वैल्यू निकले और एक बार ये y की वैल्यू निकले। ठीक है, तो इस x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? हम tan को लेंगे। क्यों tan को लेंगे? क्योंकि ये क्या है, इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और बेस की वैल्यू कितना दी हुई है? 8 मीटर। तो जो वैल्यू हमें दी हुई है हम उसको यूज करके देखेंगे कि हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए। तो हमें tan मिलता है क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ है गिवन उसे हम पहले लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, और एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, और हाइट ऑफ ट्री जो हमें निकालनी है वो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। ओके, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे tan 30 डिग्री हम लेंगे और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB, और बेस कौन है? BC। यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और यहाँ AB कितना दिया हुआ है? x, एंड BC दिया हुआ है 8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 8/√3। ठीक है, अब क्योंकि √3 नीचे है और डिनोमिनेटर में हम रूट छोड़ नहीं सकते, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए √3 ऊपर और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, नेक्स्ट अब हम इस वाली साइड को फाइंड करेंगे और उसके लिए हम लगाएंगे कॉस। कॉस क्यों लगाएंगे? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा दिया हुआ है, इस एंगल के लिए बेस कौन है? BC, और हाइपोटेनस क्या है? y। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है? BC, हाइपोटेनस क्या है? AC, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हमने पढ़ा है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब BC क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है हमें 8 मीटर एंड AC दिया हुआ है y। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16, और ये √3 नीचे आ जाएगा, ये होगा √3। अब इसे भी √3 में हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो √3/√3 दिया होगा 16√3/3। ठीक है, हम देखते हैं x की वैल्यू क्या निकल गई? 8√3/3 एंड y की वैल्यू निकल गई 16√3/3। तो अब हम इसका सम करेंगे क्योंकि हाइट ऑफ ट्री क्या है? x प्लस वाई। तो हम x प्लस वाई को निकालते हैं, x प्लस वाई यहां पर निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमारी दी हुई है 8√3/3 प्लस y की वैल्यू दिया हुआ है 16√3/3। इन दोनों का सम करेंगे तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का एलसीएम 3 ही आता है, और क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम इसलिए हम इसे डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो हम दोनों को सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 24√3/3। ये 3 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा हाइट जो आ गया वो 8√3 आ गया, और यही है हमारा आंसर। देयरफॉर height of tree is 8√3 meter. Moving to next question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो इसमें हमें 2 फिगर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स बनाना चाह रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे उनके लिए, और एक एल्डर के लिए, उनसे बड़ों के लिए. तो जो छोटे बच्चे के लिए बनाना चाह रहा है उसका फिगर पहले हम बना लेते हैं. तो उसमें बोला गया है कि जो हाइट होगी वो होगा 1.5 मीटर एंड वो इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री तक. ठीक है, और इसकी वो हाइट होगी 1.5 मीटर. और जो दूसरा फिगर हमें दिया है, मान लेते हैं हम इसे ABC, और जो दूसरा स्लाइडर हमें बनाना है वो रहेगा इससे बड़ा और ये बनेगा 60 डिग्री पर और इसकी हाइट होगी 3 मीटर. ठीक है, ये आपका स्लाइडर है. ये ज़्यादा स्टीप बनेगा क्योंकि 60 डिग्री का एंगल स्टीप मतलब ये ज़्यादा सीधी चढ़ाई जैसी होगी. और ये जो है ये बच्चों के लिए इसलिए इसमें स्टीप थोड़ी कम है, ये 30 डिग्री के एंगल पर बना होगा. ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस. तो हमें बोला गया है कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी. तो इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं x और इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं y. अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है. तो हम इसमें सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से याद करेंगे कि हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. तो हमारे पास है साइन. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेनस AC. ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है. AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 मीटर, क्योंकि AB की वैल्यू 1.5 दी हुई है. AC है हमारा x. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट हम इस फिगर के लिए देखते हैं कि इसमें 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और हमें y फाइंड करना है. इसमें भी हम साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगाएंगे. क्यों, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये मान लीजिए इसका नाम PQR है. तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है PQ और PR है हाइपोटेनस. तो अगर हम इसमें साइन का रेशियो लगाएं तो साइन 60 डिग्री, साइन की थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर PQ एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा PR. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. PQ की वैल्यू दी हुई है हमें 3 मीटर एंड PR हमने माना है y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल टू होगा 3 × 2/√3 इज इक्वल टू 6/√3. अब यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर में आ गया √3, तो इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे 6√3 × √3/√3. तो ये हमारा बनेगा 6√3/3. जब √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 बनता है. कोई भी संख्या जब √3 में है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो वो बनेगा, वो पूरी एक संख्या बनती है. ठीक है, तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा तो हमारा आएगा 2√3. तो हमारा दोनों का जो y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू आ गई. लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, लेंथ ऑफ ईच स्लाइड क्या हो गया हमारा 3 मीटर एंड 2√3 मीटर. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री.
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहले तो एक टावर ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये ग्राउंड होगा और यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है ग्राउंड से टावर के बीच की दूरी क्या कितना दी हुई है, तो 30 मीटर। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। अगर हम इसे ABC माने तो ये हमारा टावर है और ये इसकी हाइट है, इसे हम मानते हैं H। ओके, सो हियर BC इज इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है AB। ठीक है, हाइट ऑफ टावर। तो आप देखिए यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है और हमें ये दिया हुआ है। ये क्या है, इस एंगल के लिए है परपेंडिकुलर और ये है इस एंगल के लिए बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, तो हम इसमें लगाएंगे tan, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan एंगल दिया हुआ हमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और AB हमें दिया हुआ है, हमने माना है H और BC हमें है 30। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H इज इक्वल टू आएगा 30/√3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो √3 से और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 30√3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इस 3 से इस 30 को 10 टाइम्स में काट सकते हैं तो ये आएगा हमारा 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। ये हो गया हमारा आंसर। Next is question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, तो दिया हुआ है कि एक पतंग उड़ रही है। चलो यहाँ पे हम मानते हैं कि एक पतंग है, उड़ रही है और इस पतंग की जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसे ग्राउंड पर टेम्पोरली बांध दिया गया है किसी एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर ग्राउंड पर इसकी स्ट्रिंग को एक पॉइंट पर बांध दिया गया है और दिया हुआ है कि जो काइट उड़ रही है वो लगभग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो ये हो गया इस काइट की हाइट, ये लगभग 60 मीटर पर उड़ रही है। तो ये हुआ 60 मीटर और जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग के साथ वो बन रहा है 60 डिग्री का। इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं x और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या क्या, तो हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड दिया हुआ है 60 मीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब आप देखिए कि हमें ये x फाइंड करना है और ये इस ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस, और ये दिया हुआ है इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं और वो आता है साइन में। तो हम यहाँ लगाएंगे साइन, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं ये ABC। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AB और हाइपोटेनस हो गया AC। ठीक है,
साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, AB की वैल्यू हो जाएगी 60 और AC की वैल्यू हो जाएगी x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारा आ जाएगा 120/√3। अब क्योंकि यहाँ √3 आ गया है इसलिए हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो √3/√3, तो 120√3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा 40 टाइम्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया? 40√3 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो सबसे पहले इसका हम एक फिगर बना लेते हैं। तो हमें बोला गया है 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है और एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.3 मीटर। तो हम मानेंगे यह एक लड़का है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर। बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यह लड़का बिल्डिंग की तरफ इधर बढ़ता है, ठीक है, ये चलते हुए बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँचा। तो दिया हुआ है जो पहला पॉइंट था वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और जहाँ पर पहुँचा वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन पे ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। दो एंगल्स बनते हैं, तो एक होगा 30 डिग्री का एंगल और एक दिया है 60 डिग्री का एंगल एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर। ठीक है, इसे मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ओके, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आया तो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू। मान लेंगे हम ये जो डिस्टेंस है इसे हम मानेंगे x और इस डिस्टेंस को हम मान लेंगे y। ठीक है, हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और जो ग्राउंड लेवल होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल की होगी वही वैल्यू यहाँ पर की भी होगी। तो अगर ये x है तो ये भी x है और ये y है तो ये भी y है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ देखने की है कि ये बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 मीटर है, लेकिन जो ये एंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर ये इस हाइट पे हो रहा है। ठीक है, लड़के की वैल्यू 1.5 मीटर है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो होगी 28.5 मीटर और हमें इसी 28.5 मीटर पर काम करना है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बना हुआ है और उसके लिए इस पूरे ट्रायंगल में हमारे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये A है, इसे हम मान लेते हैं P और इसे हम मान लेते हैं Q। अब हम लेंगे tan 30 डिग्री। पहले हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं और हम लेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AP और बेस हो जाएगा हमारा x प्लस y। ठीक है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस है और इसे हमने कितना माना है x और इसे माना है y, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस y। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AP हमें दिया हुआ है 28.5 एंड x प्लस y की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 28.5√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना निकल गई 28.5√3। अब हम आगे देखते हैं इस ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए हम लेंगे tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है
tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AP हो जाएगा फिर से, और बेस इस बार हो जाएगा सिर्फ y। ठीक है, सिर्फ y क्यों होगा, देखिए यहाँ पर ये y है ना, इसलिए ये डिस्टेंस भी y होगी। ठीक है, ये x है इसलिए ये डिस्टेंस भी x ही होगा, है ना, ये इक्वल होता है और पैरेलल होता है एक दूसरे के, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ग्राउंड लेवल। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और बेस है y, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AP बाय y हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 एंड AP क्या है 28.5 एंड y इज y, क्योंकि उसकी वैल्यू भी हमें दी हुई नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 को हम डिनोमिनेटर में तो रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3। ये इससे कट जाएगा 9.5 टाइम्स में। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो आ गई 9.5 √3। ओके, अब यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये यहाँ से यहाँ तक चला है, मतलब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें क्या क्या मिला है, हमें मिला है x प्लस वाई और y। तो अगर इस पूरे x प्लस वाई में हम इस y की वैल्यू घटा दें तो क्या हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए x प्लस वाई, नाउ x प्लस वाई में से माइनस कर देंगे y की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा x। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आई है 28.3 और y की वैल्यू आई है 9.5 √3। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू होगी 28.5 √3 माइनस y की वैल्यू हो गई 9.5 √3। यहाँ पर हमने निकाला है y की वैल्यू और यहाँ पर हमने निकाला है x प्लस वाई की वैल्यू। इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि √3 दोनों में दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 19 √3। ठीक है, और यही हमारा x। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा निकल गया 19 √3, हमारा आंसर हो गया। तो डिस्टेंस he walked towards the building is equal to 19 √3. Now moving to next question. Question number 7, इसमें हमें दिया हुआ है from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 15 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के हाइट पर, इस बिल्डिंग के हाइट मतलब ये जो बिल्डिंग का जो टॉप हुआ वहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। ठीक है, ये हुआ टावर, और हमें दिया हुआ है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यानी ये हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर्स। ठीक है, हमें बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है ना, ग्राउंड पे किसी, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल पे किसी एक पॉइंट से इस टावर के बॉटम और इस टावर के टॉप में दो एंगल्स बनते हैं। तो जो बॉटम में जो एंगल बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री का, एंड जो टॉप में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। हमारा फिगर तो बन गया, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और ये इस टावर की हाइट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, ये इस हाइट को। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री
और हमें दिया हुआ है एक वैल्यू सिर्फ 20, और इस लेंथ का हमारा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो हम किसको लेंगे, ये वाला लेंथ जो है वो किस में आता है, साइन में आता है और कॉस में आता है। ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में और कॉस में। तो इसीलिए हम tan को लेंगे। tan को लेने के लिए हमें बेस भी चाहिए होगा, और बेस की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई तो हम इसे मानेंगे x, ठीक है। इस बेस की लेंथ को हम x मान लेंगे। तो अब सबसे पहले tan 45 की वैल्यू निकालते हैं। tan 45 डिग्री, अब अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री का एंगल तो यहाँ पे बना हुआ है ना, तो ये इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 20, एंड बेस हमने क्या माना है x। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 20 बाय x। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये इधर चला गया, ये हो गया कितना 20 मीटर्स, ओके। अब हम इस ट्रायंगल के लिए देखेंगे जो 60 डिग्री वाला है ना। तो इसके लिए नाउ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस बार इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी। इस पूरे लेंथ में कौन कौन है, h है प्लस 20, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया h प्लस 20, और बेस फिर से क्या होगा x। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, और ये हो जाएगा h प्लस 20 बाय x। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम पाते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस 20 बाय √3, ओके। अब आप देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर भी x की वैल्यू आई है 20 मीटर, और यहाँ पर भी x की वैल्यू आई है h प्लस 20 बाय √3। तो अगर ये x ये भी x है, दोनों का LHS सेम है, तो क्या RHS इक्वल नहीं हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3, ठीक है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 20 मीटर है, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3 है, और दोनों इक्वेशन में LHS सेम है, तो क्या RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो RHS दोनों इक्वल है, तो 20 इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20, h इज इक्वल टू आएगा 20 √3 माइनस 20। इस 20 को उठाकर हम उस तरफ ले गए तो ये हो गया -20। अब इसमें 20 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। यहाँ से 20 कॉमन ले लिया, ये 20 कट गया, √3 बचा, और इससे 20 निकाला कॉमन तो ये 20 1 टाइम कट के 1 बचा, ठीक है। तो हमारा h का वैल्यू आ गया, और यही तो हमें फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या था h, और h की वैल्यू क्या आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर, ओके। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्योंकि इस चैप्टर में 16 क्वेश्चंस है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगले 8 to 16 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और आप चाहे तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।